वक्त थोड़ा सा मैं किसी और पहलू पे बात करना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि ये मामला जाता है अभी 12 जुलाई के फैसले के बाद जो आपकी जमात के बानी हैं उनकी राय भी आई एम श्योर कि चेंज हुई है रिलेटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये जो रेफरेंस का मामला है ये जाएगा वहीं पे। अब पहले वो इस मामले पे अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब पे, अब उनकी सोच क्या होगी? क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लेना है इस मामले पे। देखिए, हम पुरुम्मीद हैं कि जो जस्टिस है वो प्रिवेल करेगा, और असल में तो इशू रिजर्व सीट से भी बड़ा एक और है। वो क्या? और वो चीफ जस्टिस साहब कोई आधा दर्जन बार तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड कर चुका हूँ। देखिए, हमें उनसे रिजर्वेशंस हैं। हमारे वकील न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया था उनकी कोर्ट रूम नंबर 1 कि उन्होंने इजहार किया था अदम एतमाद का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां तो हैं। हमने आज से 4 महीने पहले, बल्कि अब तो 5 महीने होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद मोहतरम हामिद खान साहब ने जनाब इमरान खान साहब की डायरेक्शन दरख्वास्त जमा की थी चीफ जस्टिस साहब के पास। अच्छा, कि आप इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए। देखिए, इस वक्त आपका आधे से ज्यादा मैंडेट जो है वो जेली है। ये इतनी खतरनाक बात है कि देखिए, अगर आपने एक इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में जेली मैंडेट पे हुकूमत बन गई है, और आउटसाइड द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड सब इस बात को मानते हैं कि यार ये इस तरह की तारीखी गांधी जमा दिया कि लो तुम जीतते हो। ये फॉर्म 47 क्या है? फॉर्म 47 ये है कि बस आखिरी रिजल्ट बना दो, 6 का 600 बना दो, 1000 का जो है आप 10 बना दो, अगर कम करना है 90 का 900 बना दो। ये सारा 5 मिनट की गेम, ये लो पकड़ो। ये अब मुझे बताएं, ऐसी कोई हुकूमत, अब ये इनहेरेंट एक फ्लॉड मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस वक्त इस सिस्टम के बेनिफिशियरी बैठे हैं उनको ये पता है कि अवाम ने तो हमें वोट नहीं किया, ठीक है, हम कहीं और से आए हैं। वो क्यों ऐसी पॉलिसी बनाए जो अवाम को मुसीबत से निकाले? मैं ये नहीं कहता मुल्क दुश्मन है, मैं कभी किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि चूंकि आप अवाम की ताकत से नहीं आए तो आपको मैटर अब नहीं करता कि आपकी पॉलिसीज, क्योंकि यू नो दैट यू हैव कम फ्रॉम सम डिफरेंट प्लेस। अच्छा, मैं बेसिकली आपको लाना चाह रहा हूं इस पॉइंट पे कि इस वक्त जो मामला है जो है अल्टीमेटली मैंने तस्करा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तो एतमाद वाला मामला 12 जुलाई के फैसले के बाद एतमाद किस हद तक बहाल हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला भी है। अभी भी मैं देख रहा था कि टिकट्स वगैरह चल रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब भी उसके ऊपर कोई नाम वगैरह देना चाह रहे हैं, और जाहिर है कि कुछ नाम दिए भी गए थे, कुछ लोगों ने उस पर माजरत भी कर ली। तो इस पे आपका क्या बैलेंस इससे सुप्रीम कोर्ट का तब्दील होगा, और तहरीक इंसाफ की इस पर नज़र है कि ये हो क्या रहा है? आई एम श्योर कि आप नजरें हैं इस पे। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, टाइमिंग। इस वक्त अचानक ये मुहर्रम की छुट्टियां हैं, अचानक एडहॉक जज बात कहां से आई? ऐसी जब बात होती है तो वो बार काउंसिल में डिस्कस होती है, हम खुद लॉयर्स हैं, वी नो दिस। आप सर्कल्स में बात चलती है, नाम आते हैं, डिस्कशन होती है, और इस वक्त ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई है। और दूसरी चीज जो उसूली है वो ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 9 साल हो गए हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी उसका जिक्र किया, 2015 में आखिरी बार हुए, उसके बाद एडहॉक नहीं है। मैं खुद जजेस कमेटी का पार्लियामेंट जो जजेस की है उसका मैं अभी भी मेंबर हूं, अपनी हुकूमत के जमाने में भी मेंबर था। अच्छा। क्या अमर मान वो जो पार्लियामानी कमेटी है, क्यों नहीं रेगुलर जजेस एडहॉकिज्म से दूर रहना चाहिए। देखिए, एडहॉकिज्म से ना मुल्क चलता है, ना एडहॉकिज्म से। अच्छा, मेरा इस पे एक और सवाल भी था अली मोहम्मद खान साहब, मैं एक और चीज़ भी जानना चाह रहा था। बेसिकली ये पॉइंट बड़ा सीरियस है। देखें, ये एडहॉक जजेस वो जज साहिबान होते हैं जो सीनियर होते हैं, अपने एक उम्र एज पूरी करके वो रिटायर हो चुके होते हैं। यानी कि देयर इज़ अ रीज़न ना कि आपने उनको एक उम्र के बाद उनको रिटायर कर दिया, उसके बाद आप उनको, यानी कि अगर वो चीफ जस्टिस भी होंगे तो उनकी एज पूरी हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको एडहॉक जज के तौर पर लेके आते हैं, और उनको ज़ाहिर है कि वो एडहॉक जज होते हैं एक अरसे के लिए, और उसके बाद वो एज ए जूनियर जज काम करते हैं, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जाते हैं। तो ये इज़ इट फेयर जो प्रोसीजर है ये? देखिए, मैं तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करता हूं, और मैं समझता हूं कि शख्सियात जितनी भी बड़ी हो वो मुल्क से, इदारों से बड़े नहीं होते। इदारों को मजबूत कीजिए, ना एक्सटेंशन होनी चाहिए,
روٹین میں کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو. اگر جنگ ہو رہی ہے آپ نئی کمانڈ چینج کر سکتے ہو, ایک علیحدہ سچویشن ہے, لیکن آپ کے پاس اللہ کے کرم سے ہر ادارے میں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, وہ آرم فورسز ہیں, یا ایون پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کے پاس نئی لیڈرشپ تیار ہوتی ہے. جب آپ ایڈوکیزم کی طرف جاتے ہیں تو نیچے جو ایک لائن چین ہوتی ہے اس کو وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کے پاس قابل ترین ججز موجود ہیں, آپ میٹنگ کیجئے, ریگولر ججز لے کے آئیے. کیا ہمارے مانے ہیں کہ ہم ریگولر ججز کیوں نہیں لگا سکتے؟ جب ایڈوکیزم آتی ہے, جب پوسٹ ریٹائرمنٹ لوگوں کو ری امپلائی کیا جاتا ہے, چاہے جتنا بھی اچھا آدمی ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص اگر ایڈوک آ رہا ہے تو وہ بھائی نہیں غلط ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں, تو ہم انسٹیٹیوشنز کو اس طرح سے مضبوط نہیں کر سکتے. انسٹیٹیوشن مضبوط کیسے ہوں گے؟ آپ سینیورٹی بیسڈ میرٹ پہ نیچے سے لوگوں کو نیچے سے لے کے آئیے. اس وقت میں آپ کو آج کی سچویشن بتاتا ہوں, یہ اس پہ مجھے آدھا منٹ بول دیجیے گا. پچھلے دنوں پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں جج صاحبان کے نام آئے. اس وقت ہمارا جو روٹین ہے, جو پریکٹس ہے, وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے 3 جج آتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. پنجاب سے آپ کے میرے خیال میں 6 ہوتے ہیں اور 5 ہوتے ہیں. سندھ سے 4 ہوتے ہیں, سوری پنجاب سے 5 ہوتے ہیں, سندھ سے 4 ہوتے ہیں اور بلوچستان سے 2 ہوتے ہیں. اس وقت جب انہوں نے نام بھیجے ہیں جوڈیشل کمیشن سے, اس میں خیبر پختونخوا کو جو 3 کا ایک کوٹا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن روٹین ہے کہ 3 ججز ہوتے ہیں. آپ نے ادھر سے 2 رکھے ہیں, تیسرا ابھی تک کوئی نہیں, اور سندھ کے 4 پورے کو 5واں دے دیا. بجائے اس کے کہ اب ان چیزوں کو ایڈریس کریں کہ خیبر پختونخوا کو ان کا ایک جج کیوں نہیں دے رہے. اتنا قیمتی جج جسٹس ابراہیم, اس کو آپ نے ایلیویٹ نہیں کیا, وہ چلا گیا. دیکھیں یہ اثاثے ہیں جو آپ سے ضائع ہوتے ہیں. آپ اپنے صوبوں کو, چھوٹے صوبوں کو, جو اگنور صوبے ہیں, ان کے لوگوں کو لے کے آئیے, خواتین کو لے کے آئیے, میرٹ پہ لے کے آئیے. ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایڈوکیزم سے نہ ملک چلتا ہے اور نہ ایڈوکیزم سے ادارے چلتے ہیں. بسد احترام حضرت کا نہیں, یو آر ویری رائٹ, لیکن مجھے پھر یاد آتا ہے, آئی ایم شیور آپ کی سوچ سے میں اگری بھی کرتا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ آپ کی سوچ اس وقت بھی یہی رہی ہوگی جب ایکسٹینشن کا ایک معاملہ آیا تھا اور اس وقت پھر قوم کا باپ بھی قرار دیا جا رہا تھا. تو آئی ایم شیور کہ اب اس واقعے سے سبق کافی حد تک سیکھ گئے ہوں. وہ تو خان صاحب نے اس کو مانا ہے نا, خان صاحب نے مانا ہے. گورنمنٹ میں آ کے پھر باہر جا کے بھی گیند کو چھیڑا انہوں نے.